हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा। दूसरा टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का आहड़ की सभ्यता, जो उदयपुर ज़िले में स्थित है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आहड़ क्षेत्र है, जो आहड़ की सभ्यता है, ये उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले के नीचे आहड़ का जो पुराना कस्बा था, आहड़ की जो पुरानी बस्ती थी, वो इसके नीचे दबी हुई है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़, आयड़ और बेडस नदी के किनारे इस ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की स्थिति देखें तो इस सभ्यता के जो क्षेत्र मिले हैं, इस सभ्यता से समानता रखने वाले, वो बनास और उसकी सहायक नदियों बेणच, गंभीरी, मानसी, खारी और अन्य कई नदियों के तटीय क्षेत्रों में इस सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसको बनास नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन अभिलेखों की स्थिति देखें तो आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघट दुर्ग के नाम से जाना जाता था और वर्तमान समय में इसको धूलकोट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि आघाटपुर या आघट दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, धूलकोट के नाम से पूछ सकते हैं, तो वो होगा सब आहड़ सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य 1953 में प्रारंभ हुआ। अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में योजनाबद्ध रूप से इस स्थल के उत्खनन का कार्य 1953 से 1956 के बीच में चला, जब राजस्थान के राजकीय संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका योजनाबद्ध रूप से उत्खनन का कार्य करवाया गया। इसके बाद HD साकलिया, डेक्कन कॉलेज पुणे, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, राजस्थान तथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 1961 से 62 के दौरान इस स्थल की खुदाई का कार्य क्रमबद्ध रूप से शुरू किया गया। डॉक्टर साकलिया ने अपने लेखों में इसको ताम्रकाल की संज्ञा दी है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि किस किस नाम से पुकारा जाता है इसको, और इसका उत्खनन का कार्य किसने शुरू करवाया, और सन भी ध्यान रखना है कब किया। अब हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आहड़ की जो सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो विशेषताओं के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ से बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, आवासीय क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, मृतभांड जो मिले हैं यहाँ से किस प्रकार के हैं, मुद्राएं और मोहरें किस प्रकार की मिली हैं, यहाँ पर किस किस प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे और यहाँ की बस्तियाँ किस तरह की थी, वो सब चीज़ें बताकर हम इस सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं को बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बस्ती की। जब इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया तो यहाँ पर यहाँ की जो बस्तियाँ मिली हैं वो कई स्तरों में मिली हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर एक दूसरे से अलग अलग था। पहले स्तर में देखें तो वहाँ पर मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थरों के ढेर मिले हैं। दूसरे स्तर की बस्ती पहले के ऊपर, मतलब देखा जाए तो चरणबद्ध रूप से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से बस्ती आती थी। जब पहला स्तर खत्म हुआ तो उसी के ऊपर दूसरा स्तर बना लिया जाता था बस्ती का। तो इस प्रकार इन स्तरों पर धीरे धीरे 8 और बस्तियों के स्तर मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक तो मकान बनाने की पद्धति के बारे में पता चलता है कि किस तरह से मकान बनाए जाते थे। दूसरा, जो टूटे हुए बर्तनों के प्रमाण मिले हैं उनसे बर्तन बनाने की विधि के बारे में पता चलता है। समय के साथ धीरे धीरे ये जो 8 स्तर थे एक दूसरे स्तर पर बनते गए और बिगड़ते चले गए परिस्थितियों के अनुसार। तो ये थी यहाँ की बस्तियाँ, जो हमें एक के ऊपर एक क्रमबद्ध स्तर के रूप में दिखाई देती हैं।
अब यहाँ के मकानों की बात की जाए तो यहाँ के मकान जो थे वो बड़े और चौकोर मकान जो थे वो पत्थरों की नींव डालकर बनाए जाते थे और उनकी दीवारें जो थी वो मिट्टी या मिट्टी की ईंटों की बनाई जाती थी। मुलायम काले पत्थर का प्रयोग होता था और नदी के तट से लाई गई मिट्टी का प्रयोग सीमेंट के रूप में दीवारों को मजबूत करने के लिए किया जाता था। छतें जो होती थी वो पक्की नहीं थी, बांसों से ढकी होती थी और मकानों के फर्श को काली मिट्टी के साथ नदी की बालू को मिलाकर बनाया जाता था। इस समय मानव कच्ची मिट्टी के ढलवां छत में मकान बनाकर रहता था। यहाँ पर हर मकान से 4 से 6 बड़े चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं जो आहड़ में संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। ये आवासीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तीसरा है मृदभांड या मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग लाल और भूरे और काली मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। ये लोग कृषि से भी परिचित थे क्योंकि यहाँ अनाज रखने के लिए बड़े बड़े बर्तन मिले हैं मिट्टी के। स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता था, जो हमें अभी भी कहीं कहीं गाँवों में दिखते हैं, गोरे या कोट कहा जाता था। चित्रांकन के क्षेत्र में भी यहाँ के लोग निपुण थे। यहाँ के जो कारीगर थे वो जानते थे कि चित्रांकन से भी बर्तनों को सुंदर बनाया जा सकता है। यहाँ जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, उनमें दैनिक कामों में आने वाले लगभग सभी प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिनमें घड़े, कटोरियाँ, प्याले, मिट्टी के प्याले, मटके, भंडार आदि, कलश आदि हैं। मुद्राएं और मोहरों की बात करें तो यहाँ से तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व के यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल है, दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित हैं जो तीर और तरकश के साथ उनकी पीठ पर लगे हुए हैं, जिस पर यूनानी भाषा में कुछ लेख लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि इस युग में राजस्थान का विदेशों से व्यापार होता था। यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों तथा आभूषणों के साथ गाड़ते थे। इस तरह की यहाँ पर परंपरा प्रचलित थी। अगला टॉपिक है आहड़ क्षेत्र में उद्योग। यहाँ उत्खनन में जो चीज़ें मिली हैं उनसे ही यहाँ पर औद्योगिक स्थिति का पता चलता है। आहड़ के क्षेत्र में मकानों का निर्माण हो चाहे और भी कोई चीज़ हो तो यहाँ पर पत्थरों की बहुतायत है, जिससे पता लगता है कि मकानों के साथ साथ पत्थरों से शस्त्र बनाने का यहाँ बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। यहाँ पर मध्य पाषाण युग के जो उपकरण थे उनके समान रामशेकाश्म या जैस्पर और स्फटिक के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ की सभ्यता के प्रथम चरण से संबंध रखने वाले छीलने, छेद करने और काटने के विभिन्न प्रकार के पत्थर के उपकरण देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से पत्थर के गोले, शिलाएं, ओखलियाँ, पत्थर की गदाएं आदि कई पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर तांबे को गलाने का, उसे उपकरण बनाने का उद्योग भी काफ़ी प्रसिद्ध था। आहड़ से तांबे की 6 कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि तांबे की खानों के पास में होने से यहाँ के जो कारीगर थे वो इस धातु के उपकरण बनाने, छीलने, इसको उपकरण बनाने में दक्ष थे और इन उपकरणों का प्रयोग लकड़ी को काटने के लिए, छीलने के लिए और शिकार करने के लिए किया जाता था। यहाँ से 80 के लगभग लोहे के उपकरण भी मिले हैं, जिनका उपयोग कुल्हाड़ी, चाकू, कील या अंगूठियों के रूप में किया जाता था। मूल्यवान पत्थरों में गोमेद,
स्फटिक आदि से आहड़ के लोग गोल मणियाँ बनाकर उनका प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग आभूषण बनाने में और ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। यहाँ से टेराकोटा की वृषभ की आकृतियाँ भी मिली हैं। साथ ही पत्थर, तांबा और लोहे की तथा हड्डी के औजार और आभूषण बनाने में भी इन सभी धातुओं का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए जाते थे। तांबे के उपकरणों से पता चलता है कि यहाँ पर तांबे का उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में था। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 साल प्राचीन है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका समृद्ध काल जो है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। इस सभ्यता से संबंधित अनेक केंद्र बेनस और बनास नदियों की घाटी में प्राप्त मिले हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि उदयपुर ज़िले में स्थित आहड़ सभ्यता ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है और प्राचीन सभ्यताओं में अपना प्रमुख स्थान रखती है। इसमें आप लोगों से छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, और बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बड़े में विशेषताएं पूछेंगे और छोटे में पूछ सकते हैं कि इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है और इस सभ्यता की खोज किसने और कब करी। इसमें ध्यान में रखकर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। धन्यवाद।